गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 9.1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या है और यह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्रिय छात्रों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई दो अथवा दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित करती है, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसे संक्षेप में मसप लिखा जाता है। मीन्स मसप यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई दो अथवा दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतया यानी पूरा विभाजित करती है, काट देती है, उसे ही हम मसप यानी महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। महत्तम समापवर्तक को हम संक्षेप में यानी शॉर्ट में मसप लिखते हैं या कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मसप को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, यानी किन किन विधियों से मसप को ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, मसप को ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा भाग विधि। इन 3 विधियों से हम मसप को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम पहली जो विधि है गुणनखंड विधि, अब उस विधि पे हम चर्चा करते हैं कि गुणनखंड विधि के द्वारा मसप को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रिय छात्रों, गुणनखंड विधि के द्वारा मसप को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उन सभी संख्याओं का प्रत्येक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्रत्येक गुणनखंड का मतलब देखा जाता है कि वह दी हुई संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है, विभाजित हो सकती है, वही उसके प्रत्येक गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले यही काम हम करते हैं कि दी हुई संख्याओं का प्रत्येक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम दी हुई दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम देखते हैं, छांटते हैं। फिर उसके बाद से हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही उन दी हुई संख्याओं का मसप होगा। आइए इसको एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करके और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, गुणनखंड विधि के आधारित निम्नलिखित संख्याओं का मसप गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये दिया है 36 और 60, ये दो संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं का हमको गुणनखंड विधि से मसप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई प्रत्येक संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले ज्ञात करें 36 का, 36 के गुणनखंड बराबर, अब 36 किससे कट सकता है, जिससे कटेगा वही प्रत्येक उसका गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए 36 का एक गुणनखंड, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है क्योंकि सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, इसलिए एक गुणनखंड। इसके बाद 36 2 से कटेगा 18 बार में। फिर इसके बाद 3 से भी कटेगा 12 बार में। फिर इसके बाद 4 से भी कटेगा
9 बार में, फिर इसके बाद 6 से कटेगा 6 बार में, फिर 9 से कटेगा 4 बार में, 9 चौको 36, फिर 12 से कटेगा 3 बार में, 12 3 36, फिर 18 से कटेगा 18 गुना 36, फिर लास्ट में 36, यानी जो संख्या होगी वह अपने स्वयं संख्या से विभाजित होगी। तो 36 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हो गया। ऐसे ही दूसरी भी संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो दूसरी संख्या 60 दिया हुआ है, तो 60 के गुणनखंड बराबर 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 से भी 60 कटेगा 30 बार में, फिर 3 से भी 60 कटेगा 20 बार में, फिर 4 से भी 60 कटेगा 15 बार में, फिर 5 से भी 60 कटेगा 12 बार में, फिर 6 से भी 60 कटेगा 10 बार में, फिर 10 से भी 60 कटेगा 6 बार में, फिर 12 से भी 60 कटेगा 5 बार में, फिर 15 से भी 60 कटेगा 4 बार में, फिर 20 से भी 60 कटेगा 3 बार में, फिर 30 से भी 60 कटेगा 2 बार में, और फिर 60 से तो कटेगा। तो इस प्रकार से 60 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 ये ज्ञात हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे ये दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन सा गुणनखंड है। उन कॉमन गुणनखंडों को हम एक पास नोट करेंगे। तो नोट कर लें, इसलिए दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसलिए एक, फिर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसलिए 2, फिर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3, फिर 4 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए कॉमन है 4, फिर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसलिए 6, फिर 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, तो 12, फिर इसके बाद दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही दी हुई संख्याओं का मौसफ़ हो जाएगा। इसलिए दी हुई उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है, इसलिए 12 ही दी हुई संख्याओं का क्या होगा, मौसफ़ होगा। तो लिखेंगे, इसलिए 36 तथा 60 के मौसफ़ बराबर 12, यही आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बी 24 और 32, यहाँ पर भी दी हुई संख्याओं का मौसफ़ और गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हल करेंगे कि पहला 24 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 24 के गुणनखंड बराबर, अब देखेंगे 24 किससे कट सकती है, जिस चीज से कटेगी वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, इसलिए एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा। फिर 24 2 से कटेगा 12 बार में 2, फिर
24 3 से भी कटेगा 8 बार में, इसलिए 3। फिर 4 से भी कटेगा 6 बार में, फिर 6 से कटेगा 4 बार में, फिर 8 से कटेगा 3 बार में, फिर 12 से कटेगा 2 बार में, फिर स्वयं की संख्या से कटेगा लास्ट में 24। इस प्रकार से 24 की गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसके बाद दूसरी संख्या 32 दिया हुआ है, 32 का भी गुणनखंड ज्ञात कर लें। 32 के गुणनखंड बराबर 1, फिर 32 2 से भी कटेगा 16 बार में, 2, फिर 4 से भी कटेगा 32 8 बार में, फिर 8 से कटेगा 32 4 बार में, फिर 16 से भी कटेगा 32 2 बार में, और फिर लास्ट में स्वयं की संख्या से कटेगा, इसलिए 32। अब दोनों दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालिए। अब इसके बाद से हम दोनों में देखेंगे, दोनों गुणनखंडों में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। जो ही उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही उसका मौसक हो जाएगा। इसलिए दी हुई संख्याओं उभयनिष्ठ गुणनखंड इसलिए दी हुई संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1 है, 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 कॉमन है, फिर 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2, फिर 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4, फिर इसके बाद 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो 8, फिर इसके बाद दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही दी हुई संख्याओं का मौसक होगा। इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड 8 है, सबसे बड़ा गुणनखंड 8 है, इसलिए 8 ही दी हुई संख्याओं का क्या होगा, मौसक होगा। इसलिए लिखेंगे अतः 24 तथा 32 के मौसक बराबर 8, यही आंसर हो जाएगा। मौसक 8, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि के माध्यम से मौसक को ज्ञात करते हैं। 2 संख्या थी, यदि 3 संख्या रहे तो फिर 3 संख्याओं का हम अलग अलग पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर गुणनखंडों में तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा उसको हम एक बार लिखेंगे, और फिर उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में देखेंगे कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही दी हुई संख्याओं का मौसक होगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि के माध्यम से मौसक को ज्ञात करते हैं। तो अब इस आधार पे आप आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मौसक को निकालने की जो दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसक को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि भाग विधि के द्वारा प्रत्येक संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उन गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसी को हम लिखते हैं।
यदि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वही मौसफ हो जाएगा। यदि दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड आते हैं तो उन प्रत्येक को आपस में लिख करके गुणे के रूप में लिखेंगे और फिर उनका जो गुणनफल होगा वही मौसफ हो जाएगा। तो आइए इस विधि पर आधारित हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है दूसरा कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसफ और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञान कीजिए। संख्या दी है 18 और 21। 18 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसफ को ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाग विधि से प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। पहले 18 का हम भाग विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो ज्ञात करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 9 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3। अतः 18 के गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद अब दूसरी संख्या जो दी है 21 का गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालें 21 का भाग विधि के द्वारा गुणनखंड। तो 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 सीधे 7 से कटेगा, इसके साथ एकम 7। अतः 21 के गुणनखंड बराबर 3 गुणे 7। अब प्रिय छात्रों, अब दोनों संख्याओं का गुणनखंड मालूम हो गया। तो अब इन गुणनखंडों में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही उसका मौसफ हो जाएगा। यदि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो एक ही वही उसका मौसफ हो जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो उन सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिखेंगे और लास्ट में जो गुणनफल आएगा वही उनका मौसफ हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 3 ही हमारा क्या होगा, मौसफ हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा अतः 18 तथा 21 के मौसफ बराबर 3। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 30, 48 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसफ को ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम सबसे पहले 30 का भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो ज्ञात करें 30 का, तो 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 25 15, फिर 5 से कटेगा 5 कम 5, यानी 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार से 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालना भाग विधि से। तो 2 से कटेगा 2 गुना 4 2 चौको 8,
पुनः 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तीन 6, फिर लास्ट में 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यानी इस प्रकार से 48 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। पुनः ऐसे 54 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यह तीनों गुणनखंडों में, तीनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा उसको हम गुणनफल के रूप में 30, 48 तथा 54 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड तो 2 तीनों में है, इसलिए यह कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 भी तीनों में है, यानी इसमें भी है, फिर इसके बाद इसमें भी है, फिर इसके बाद इसमें भी है। तो 2 कॉमन है तो 2, फिर 3 भी है तो गुणे 3। यदि इसके अलावा और भी कोई कॉमन रहता तो फिर उसको भी हम गुणे के रूप में दिखाते हैं। तो 2 ही कॉमन है, इसलिए 2 गुणे 3 बराबर, अब गुणनफल क्या होगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, यानी दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसम का क्या होगा, तो 6 होगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी 30, 48 और 54 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसम का क्या होगा, तो 6 होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम को ज्ञात करते हैं। तो अब इसी बेस पे आप आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मौसम को निकालने की तीसरी विधि है, भाग विधि। प्रिय छात्रों, भाग विधि के द्वारा मौसम को कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्रिय छात्रों, भाग विधि के द्वारा मौसम को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो दी हुई संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। फिर जो शेषफल आता है उस शेषफल से जो छोटी संख्या से पहले भाग दिया गया था अब फिर उसमें भाग दिया जाता है। और यह क्रिया इस प्रकार तब तक की जाती है जब तक कि अंत में शून्य नहीं आ जाता। तो आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का मौसम का भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये दिया है 1035 और 1040। यहाँ पर हमको भाग विधि से मौसम को ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या 1035 है, इसलिए 1035 से 1040 में भाग करेंगे। अब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 1035,
अब शेष क्या है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब फिर शेषफल से अब इसमें भाग करेंगे, यानी ये अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 दूना 10, इसके बाद से अगली संख्या हम उतारेंगे 3। अब 3 में 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए फिर अगली संख्या हमको लेना पड़ेगा। अगली संख्या लेने के लिए हम शून्य बढ़ाएंगे, तो 5 उतर जाएगा। अब 5 से 35 में भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 5 से 35। तो लास्ट में जिससे पूरा पूरा कटेगा वही संख्या क्या होगी, मौसफ होगी। इसलिए लास्ट में 5 से पूरा पूरा कैंसिल हुआ है, इसलिए मौसफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका अतः 1035 तथा 1040 ये मौसफ बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है बी 175 225। इसमें भी हमको भाग विधि से मौसम को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो छोटी संख्या 175 है, इससे हम बड़ी संख्या 225 में भाग करेंगे। भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 175, तो 0, 12 में से 7 जाएगा 5, कैंसिल। फिर इससे हम इसमें भाग करेंगे, यानी ये छोटी संख्या जिससे पहले भाग दिया गया था अब उसमें भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे उतर जाएगा 175। अब 50 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा 150, शेष आएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, कैंसिल। अब फिर इस शेषफल से अब इसमें भाग करेंगे, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 25 से 50 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, कैंसिल। अतः मौसफल बराबर क्या होगा, मौसफल बराबर 25, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम भाग विधि से मौसफ को निकालते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब इसी आधार पर अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे।